नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथी आपको पता ही है कि आने वाला एग्ज़ाम जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आप मेरे साथ जोश नेट जेआरएफ के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको पेपर 1 की इस कक्षा में जो यूनिट 4 आज का लेक्चर है, यूनिट 4 इन द सेंस की संप्रेषण जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसमें हम लोग भाग 6 आज देखेंगे। भाग 6 का मतलब ये है कि आज इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी क्लास ले लो, 10 क्लासेज है, 15 क्लासेज है, अगर बीच में से अगर मान लो कि कुदक करके देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को आपका शुरुआत और अंतिम क्या होता है वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए किसी भी लेक्चर को, किसी भी क्लासेज को कंप्लीट अगर देखना हो, समझना हो, तो आपको क्या करो, कंप्लीट देखो। यूनिट वाइज ही देखना है तो यूनिट वाइज कंप्लीट देखो। यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया गया है तो जाकर के यूनिट 1 को देखिए। यूनिट 2 भी कंप्लीट है, यूनिट 3 भी कंप्लीट है, यूनिट 4 भी कंप्लीट होने को जा रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी आपको क्लास करनी हो तो आप क्या कीजिए कि आप पूरे कंप्लीट तरीके से जाकर के देखिए, फिर समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर इंजॉय आएगा आपको उस क्लास के प्रति, एक अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं अब मुझे ये क्लास करनी चाहिए। अब देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, जब इससे पहले आपने देखा कि हम लोग शोर के बारे में, नॉइज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात कि हम आपको एक बात बताते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जब जाएंगे तो मिशन जेआरएफ दिसंबर जो आपको दिखेगा तो ये डेडिकेटेड है मिशन जेआरएफ, ठीक है, जो नेट जेआरएफ का प्लेटफॉर्म है। आप जब खास तौर पे वीडियोज़ में भी जाएंगे तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कि आपको इतने क्लासेज ऑलरेडी मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत की बात, सारे देख रहे हैं कि आपको हर लेक्चर आपको चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपका लाइव वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगा। असाध्य बीना देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मैडम पढ़ा रही है। जो पेपर 1 हिंदी साहित्य का जो PYQ जो हो रहा है उस वाले में देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ देखिए शोध अभिक्षमता का मतलब कानों में कंगना हिंदी के लिए जब आपका विषय है तो राजा जो है राधिका रमन प्रसाद का जो कहानी है वो भी आपको दिख जाएगा। जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य, सारा चीज़ एक एक करके PY सिलेक्शन तक तो जरूर देखना चाहिए अगर आपका विषय हिंदी है तो, ठीक है। इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर के आपका पूरे सिस्टमेटिक वे से तैयार हो रहा है। अब देखेंगे यूजीसी नेट जो अभी क्लास कर रहे हैं, पेपर 1 कंप्लीट बैच में जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर एक ही जगह मिल जाएगा। अगर आपका मन है, अगर मान लो आपका मन है कि यूनिट वाइज हम तैयारी करें तो यूनिट वाइज देखो, यूनिट 10 क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली है। यूनिट 9 क्या है, लोक विकास और पर्यावरण है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यूनिट वाइज भी बना हुआ है, इसमें आपको कहीं से ज़्यादा परेशान नहीं। देखो यहाँ पर देखो यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड का कुल 12 वीडियोज है, आपको जाकर के देख लेना चाहिए। फिर देखो शोध अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड का कुल 11 वीडियो है, वो आपको जाके देख लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। आज आपको पता ही है कि हमारा लेक्चर जो है ये क्या होने वाला है। आज हम लोग उस आगे की कड़ी को पढ़ने वाले हैं, जिस आगे की कड़ी में हम लोग का खास तौर पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या करते हैं, वीडियोज़ को हटा देते हैं जिससे आपके कंसंट्रेशन बना रहेगा, ठीक है। तो अब जब हम आगे की कड़ी को हम ध्यान से गौर करके पढ़ते हैं तब आपको उसमें कक्षा संप्रेषण के बारे में जानकारी मिलेगी। कक्षा संप्रेषण इन द सेंस कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कक्षा के बारे में जो डिजिटल रूप से एकत्रित करने के बारे में जो दिया जाता है उसको लेकर के भी क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा होता रहेगा हम लोग का। चलिए पुनः हम जो है आपको एक एक चीज़ करके बता देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे पहला तो जो आज के लिए है ये देखिए, कक्षा संप्रेषण क्या है। कक्षा संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण मतलब क्या हुआ, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। अब बात आता है कि कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। आपको ये भी पता है कि आज का क्या हो गया, डिजिटल इरा हो गया है। डिजिटल इरा में खासकर टीचिंग जो है
एक प्रकार का बेहतरीन बेस्ट मतलब ऑफिशियल जो जो एक ऑफिशियल कहिए या फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये आपको पता ही है। खासकर आप जानते हैं संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है, कॉग्निटिव लेवल जो खास करके एरिया होता है, उसमें क्या होता है शिक्षा उद्देश्यों को पूरा करना बहुत जरूरी, जो कि खास करके किसके लिए बात करता है, कॉग्निटिव लेवल पे जो बात करता है संज्ञानात्मक अनुभव अनुक्षेत्र जो आता है, क्या आता है, ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, ठीक है। इन चीज़ों की जो समझ होती है वो बहुत ही व्यापक तरीके से, खास करके अगर विश्लेषण, ठीक है, जैसी क्षमताओं का विकसित करने में क्या होता है, बहुत ही काम आता है। अब हम आगे करते हैं कि जैसे मान लिया जाए, और यही इसीलिए संप्रेषण जो होता है, खास करके कम्युनिकेशन किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न अंग है, आपको पता ही है। इससे पहले भी मैंने बता दिया था संप्रेषण के बारे में, क्योंकि बात करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई शिक्षक रहता है, कोई विद्यार्थी रहता है, कोई उसमें मैटर रहता है, इंस्ट्रक्शन में सब मेथड भी देने का काम करता है, तो ये सब चीज़ों प्रकार पर क्या करता है, जैसे आपको मान लो कि संप्रेषण कौशल में खासकर अगर मान लो इसको बेहतर बनाना है, बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। बेहतर बनाने के लिए आप प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और एक प्रैक्टिस करवाइए। यही तो चीज़ें हैं कि जो बेहतर आपको बना सकता है संप्रेषण के क्षेत्र में। संप्रेषण के क्षेत्र में खास करके कक्षा संप्रेषण जो हम लोगों ने बात किया, क्लासरूम जो कम्युनिकेशन की जो बात किया, खास करके 4 इसके लेवल है, 4 सोपान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका देखो, कक्षा संप्रेषण के 4 सोपान, ठीक है। 4 सोपान के अंतर्गत पहला देखिए, पहला आता है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। क्या आता है, शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। कैसे करेंगे रुचि पैदा, जैसे क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स के बीच में कैसे करेंगे पैदा आप, तो ये होता है कक्षा के प्रारंभ से ही, कक्षा के प्रारंभ में ही विषय वस्तु की को क्या करना है कि छात्रों में जिज्ञासा, अनुभव और पूर्व ज्ञान से संबंध करना आवश्यक होता है। जैसे मान लो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपके अंदर एक चीज़, 2-3 बातों को समझिए। पूर्व ज्ञान के बारे में बताना, पूर्व ज्ञान से अवगत कराना। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 10th कक्षा में 10th क्लास में क्या है, एपी था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। जब मैं 11th में गया तो वहाँ के जो टीचर थे वो सबसे पहले एपी ही पढ़ाया, देन आफ्टर 11वीं 12वीं की जो क्लासेस थी उसको पढ़ाने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हम जो एपी पढ़ के आए थे, वो 10th में जो पढ़ के आए थे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी जिसको कहते हैं, और वो 11th में मुझे वहीं से स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, मुझे समझने में क्या हुआ, क्लास के प्रति रुचि विकसित हो गया। वो मुझे बहुत आसानी से लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इसीलिए अनुभव, पूर्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासा पैदा करने के लिए काम किया जाता है। ये उसको बताना होता है कि विषय वस्तु उनके लिए क्या है, कैसे महत्वपूर्ण होता है, विषय वस्तु के बारे में जानकारी देना, विषय वस्तु की जानकारी देना, ठीक है। ये बात होगी। खास करके क्या करता है कि भावनात्मक जो संपर्क तथ्यों से ज़्यादा आवश्यक होता है, इसीलिए शिक्षक क्या करेगा, जानबूझकर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है। कई बार देखेंगे कि जैसे मान लो कि मैं नहीं जानता कि आपको यह अध्याय कितना रुचिकर लगता है या इसका कितना महत्व है, इससे विद्यार्थियों में के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाती है। वे जानकारी प्राप्त करने के लिए और उत्सुक हो जाती है कि भाई सच में कैसा चैप्टर है कि सर को भी नहीं पता है ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो नकारात्मक चीज़ें से भी क्या करते हैं, जब पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है विषय वस्तु को संगठित करना।
संगठित करना। ठीक है, विषय ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर करना पड़ेगा आपको। खासकर पाठ्य वस्तु को तर्कसंगत ढंग से संरचित करना पड़ता है। कोई भी चीज़ें हो आपको करना ही पड़ेगा। पाठ्य जो होता है ना, पाठ्य वस्तु को संरचित करना। ठीक है, जिससे कि कोई भी समस्या समाधान में अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी आसानी से उसका क्या हो, थीम बेस पे आप उसको सुधार सकते हैं। विचारों को संगठित करना। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात इसी में आती है कि उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना। अनुरूप पुनरावलोकन करना। ठीक है, मतलब रिव्यू करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स का। अब जैसे रिव्यू में क्या करेंगे आप, तो यही होता है कि जैसे कोई भी विचार है या कोई अवधारणा है उसको दोहराइए। कोई भी विचार हो गया या अवधारणा कॉन्सेप्ट हो गया, क्या करना है, दोहराना है, रिपीट करना है। छात्रों के उनके महत्व पर बल देना है। खासकर मेन पॉइंट्स और विपरीत विचारों के संक्षेप में एक दूसरे के साथ क्या करना है, तुलना करना है। मुख्य बिंदु मुख्य बिंदुओं को महत्व बताना। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं आप। छात्रों में कुछ गतिविधियों के माध्यम से लिप्त जानकारी को भी इकट्ठा करवा सकते हैं। लास्ट में होता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं। क्या होता है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक है, आपको पता ही है कि फीडबैक क्या होता है। एक शिक्षक के लिए प्रतिपुष्टि के लिए क्या मायने रखता है, ये आपको पता है। खासकर क्या वे शिक्षक को देख रहे हैं या खिड़की के बाहर झांक रहे हैं। जैसे कई बार देखेंगे आप क्लास ले रहे हैं और बच्चा बाहर देख रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता ना कि आपके, इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर आपने उत्सुकता जगाया ही नहीं अपने विषय में। आपको भी लग रहा है कि मैं भी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ, और उसे भी लग रहा है कि मैं भी तो क्लास में बैठ ही गया हूँ। इससे अल्टीमेट क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव लेसन होगा ही नहीं। इसलिए दोनों को आपको सेम सिचुएशन सेम टाइम में आपको रहना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सिर्फ प्रेजेंट रहने से नहीं, आपको हर लेवल पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप जब क्लास पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपसे बीच में इंटरेक्ट कर सके, ऐसी माहौल, ऐसी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तब जाकर के क्या होता है, प्रेषण या संपुष्टि का काम होता है। तो कुल मिलाकर के अधिकतर कक्षा संवादों में जहाँ पर छात्रों के उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है, वहाँ पर शिक्षक छात्रों की भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो कई बार देखेंगे कि कई बार संप्रेषण प्रक्रिया पलट भी जाती है, तब शिक्षण छात्र केंद्रित भी हो सकता है। ठीक है, जब देखेंगे ना तो एक नोट के तौर पे रखिए कि कोई भी चीज़ें जब मैच्योरिटी आ जाती है तो शिक्षण छात्र केंद्रित हो जाता है ये चीज़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधा को देख लेते हैं कि आखिर मान लिया जाए जो कम्युनिकेशन कहते हैं उसमें कुछ बाधाएं भी आती है क्या। संप्रेषण में आने वाली, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आने वाली प्रमुख क्या है। एक बात मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी कक्षाएं मेरे द्वारा की जा रही है, ली जा रही है, या आप जो क्लास देख रहे हैं वो सब क्या है, महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, पढ़ा करके क्या मिलेगा बताइए। इसीलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और आपके पेपर में आया हुआ है, आप एक बार क्लास कीजिए और जाकर के पेपर को देखिए, आपको लगेगा कि सेम, हाँ यहाँ से तो प्रश्न बना है, यहाँ से तो प्रश्न बना है। इसीलिए अब आता है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं को देखिए। कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में बात करेंगे। अब कहता है कि खास करके हमने संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत शोर का वर्णन तो कर ही लिया, आपको पता ही है। ठीक है, और वो क्या है, एक प्रकार के संप्रेषण की बाधा ही तो है। सबसे पहला अगर मुझे कहेगा एग्जाम्पल में, तो इसका बाधा में क्या आएगा, शोर आएगा।
जिसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही आएगा। खास करके और भी कई बाधाएं आ जाती है, फलस्वरूप जो प्रेषित जो मैसेज भेजते हैं वो या तो गलत हो जाते हैं या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। जैसे मान लिया, जहाँ आपने बोला कि अपनी मम्मी को या अपने पिता किसी को आपने क्या किया, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि संप्रेषण में आने वाली जो प्रमुख बाधाएं हैं, इसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा किसको, नॉइज को, यानी शोर को देखा। जो आप जानते हैं कि किसी भी संप्रेषण में अगर वो बाधा बनती है तो आपको जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। कभी कभी संप्रेषण की संबंध भी टूट जाता है, आपको पता ही है। उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कुछ बाधाएं के तौर पे इसको कैसे हम लोग सिस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि बाधा संगठन के समय उत्पन्न अगर होती है, जो संगठनात्मक जो बाधाएं आती है, क्या आती है, इस बाधा को भी हम रख सकते हैं संगठनात्मक। संगठनात्मक बाधाएं। अब संगठन की का आकार है, दूसरा आता है कि अगर मान लिया जाए कार्य विशेषज्ञता के बारे में बात आती है। तीसरी बात आती है जो खास करके कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी। कर्मचारियों के बीच क्या होगी, भौतिक दूरी। ये सब चीज़ क्या करता है, आपको एक खासकर संगठनात्मक तौर पे एक बाधा जो आता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे खास करके नियम अधिनियम के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका बाधा बनेगा, नियम अधिनियम। ठीक है, अब कोई भी चीज़ ढांचे में अगर जटिलता है या अपर्याप्त सुविधा है, वो भी कह सकते हैं अपर्याप्त सुविधा। सुविधाएं और अवसर। ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के क्या होती है, ये आपका संगठन, ये जो संगठनात्मक बाधाएं होती है, ये बात है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं, ये दूसरा होता है भौतिक और यांत्रिक बाधाएं। क्या है, भौतिक और यांत्रिक बाधाएं। अच्छा, भौतिक और यांत्रिक बाधा की बात हम जब करते हैं, इसमें देखते हैं कि यांत्रिक बाधाओं को परस्पर अपारस्परिक और जन संप्रेषण दोनों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक बाधाओं को, अब यांत्रिक बाधाओं के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका अगर उदाहरण देखना हो तो रेडियो प्रसारण में बाधा, प्रसारण में बाधा। ठीक है, टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन, स्क्रीन पर धुंधलापन, धुंधलापन हो गया। टेलीफोन उपकरणों में अगर कोई दिक्कत है तो भी हो सकता है, टेलीफोन उपकरण असभ्यता अगर होती है तो भी दिक्कत हो सकती है। ये सब आपको क्या है, ये कि यांत्रिक कह सकते हैं, यांत्रिक बाधाएं के तौर पे। भौतिक बाधा में अगर बात करें तो भौतिक बाधा में भी रख सकते हैं आप इसको, किसको, शोर को, जो आपने देखा शोर हो गया, अदृश्यता हो गया, वातावरण के तौर पे रख सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य खराब कह सकते हैं, खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य में रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भौतिक में आता है। अब बात आता है क्या, खास तौर पे जो प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या संदीपन की जो बात है, जो कंपीटिंग स्टिमुलाई के जो बारे में बात करते हैं, उसको लेकर के एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट बनता है कि अगर कोई कंपीट कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा की बात आती है। उद्दीपन या संदीपन। ठीक है,
अब जैसे हमारा ध्यान बांटने के लिए वातावरण में बहुत सारे उद्दीपन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हमारा ध्यान बांटने के लिए। अभी देखिए, आप एग्जाम्पल में बता रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया पर जो कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे वाहियात कंटेंट होते हैं जो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन में डाल देगा वो आपको। इसीलिए सोशल मीडिया में को कहा जाता है कि पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ऐसा सोशल मीडिया जो आपके विकास में, आपके पर्सनैलिटी में या आपके एजुकेशन में फ़ायदा कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके समय को बर्बाद कर रहा है, आपको डिस्ट्रक्शन दे रहा है, तब ऐसे सोशल मीडिया को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, वैसे ही बाहर किसी छात्र का संघ चुनाव अभियान में चल रहा है, तो आपका क्या होगा, स्वाभाविक तौर पे खींचेगा ध्यान। तीसरा होता है पर्यावरण से संबंधित तनाव होता है, पर्यावरण से संबंधित तनाव भी है। अब कक्षा में जैसे मान लिया जाए कि आपको गर्मी लग रही है, इसको एग्जाम्पल इसे समझिए, उच्च ताप, अगर मान लीजिए उच्च ताप अगर है, तो आप गर्मी में कैसे पढ़ पाएंगे? वायु सही से नहीं आ रहा है, अगर एयर वेंटिलेशन सही नहीं है तो कैसे आएगा? वायु संचालन अगर सही नहीं हो रहा तो भी दिक्कत है। तो ये भी पर्यावरण का एक कारण है। आप कह सकते हैं तीसरे बात पे समझिए, ये सब देखिए समझने से होगा। व्यक्तिनिष्ठ तनाव भी होता है, व्यक्तिनिष्ठ तनाव। अब जैसे सब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लिया जाए, इसको एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं, कोई आपको नींद नहीं आ रहा है, अनिद्रा, ठीक है। आपका स्वास्थ्य अगर मान लो खराब है तो भी रख सकते हैं। दवा का प्रभाव कह सकते हैं, दवा का प्रभाव इत्यादि आप इसमें रख सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ तनाव में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब बात आता है फिर प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, ठीक है। क्या कह सकते हैं, रिसीवर अनफैमिलियरिटी विथ मीडियम की बात करेंगे प्राप्तकर्ता से। अपरिचित होना, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल आप कहें तो इसको कह सकते हैं, यदि कोई भी मान लो प्रेषक है या प्राप्त करता है, एक दूसरे के माध्यम से अपरिचित है, क्या है, अपरिचित है, तो भी असंप्रेषण बाधा का ही कार्य करता है। अपरिचित, एक दूसरे का क्या है, अगर अपरिचित है तो भी बाधा का काम करेगा, ठीक है। आप भले सोशल मीडिया पे बात तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्या है, ये बाधा ही है। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, इसको रख सकते हैं मानसिक बाधाएं। क्या है, मानसिक अवरोध या बाधाएं, ठीक है। अब देखिए मानसिक अवरोध में बाधा में क्या आएगा, अब देखिए व्यक्ति विशेष संदर्भ की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, व्यक्ति विशेष संदर्भ। जैसे कोई फ्रेम ऑफ रिफरेंस में बात आती है, यह हमारी संस्कृति है, आदर्श, मूल्य, आस्था, विश्वास आदि का मिश्रण, बाल्यावस्था के अनुभव, अनुवांशिकी, हेरिडिटी पर निर्भर करता है, आप जानते ही हैं। खास करके किन्हीं दो व्यक्तियों का संदर्भ समान नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। यह समय के अनुसार परिवर्तित होता है, यह आधारभूत परिमाण है, संप्रेषण में वह अर्थ छिपा होता है, ठीक है। इसीलिए व्यक्ति पर डिपेंड करता है, सिचुएशनल स्थिति भी जिम्मेदार करता है, पारिस्थितिक संदर्भ भी एक होता है हर व्यक्ति का। क्या होता है, पारिस्थितिक संदर्भ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिचुएशनल कंटेक्स्ट भी बोलते हैं। ये भी आपका जिम्मेदार, कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो आप दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हो सकता है कि आपके घर में एसी लगा है, आपका बच्चा गर्मी में भी पढ़ाई कर रहा है, उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। आपके घर में बिजली है तो आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर मान लिया जाए उसी समय में वो गरीब का बच्चे के पास अगर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अवरोध का पैदा करने का काम करे। दूसरा बात कह सकते हैं कि आत्म छवि या स्वतः धारणा,
स्वतः धारणा, सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो बारे में बात आती है। ठीक है, अब आता है कि खास करके कि हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ छवि या धारणा बनाकर क्या करता है, बनाकर रखता है। हर व्यक्ति अपने बारे में रखेगा, अपनी आत्म छवि अचेतन मन में शब्दों के अर्थ निकालने की ये क्या है, भूमिका निभाती है। हमें भी सामाजिक क्या करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक ये सब जो स्वयं के अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अनुभव निभाता है। एक आता है कि जो खास करके अनुभव क्षेत्र की बात आती है कि जिस क्षेत्र में अगर किसी को अनुभव है वो भी काम करता है। चौथा देखेंगे तो संज्ञानात्मक मतभेद को लेकर के भी कह सकते हैं। हम, कोई आदमी कहता है कि हम बीजेपी को मानते हैं, कोई कहता है कि हम कांग्रेस को मानते हैं, कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमान है, सब में कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद है। ठीक है, वो संज्ञानात्मक मतभेद भी आपको अवरोध डालने का काम करेगा। मानसिक डर या बचाव की मुद्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, मानसिक डर, जैसे किसी को भूत से नाम सुनते ही डर लगने लग जाए, क्योंकि बचपन में अगर वो भूत की अगर ज़्यादा कहानी सुनी है और उसको लग गया कि भूत से डर होता है, तो फिर उसको आप हटाने में बहुत समय लगेगा। बचाव में मुद्रा, कई लोगों को देखेंगे कि घर में जो गिलहरी घूम रही होती है, उस गिलहरी से या गिरगिट से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेगा। एक होता है जो आपको निस्पंदन फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, ये क्या होता है, खासकर इसका अर्थ सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाना होता है। जैसे मान लिया जाए फिल्टर कर देते हैं, फिल्टरिंग कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सूचना जो है ना, सूचना में अपना क्या किया, दिमाग लगा जोड़ तोड़ करके, है ना, जोड़ तोड़ के नया बना दिया, तब जाकर के प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा है। तो वो जो चीज़ें बोली गई थी वो तो आया ही नहीं। अब हम बात करते हैं आगे जो बात आता है, एक तो भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं भी होती है। क्या होती है, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर के बारे में, इसका तात्पर्य उस अवरोधों से किया जाता है जिसका संबंध भाषा से होता है। क्या होता है, भाषा से होता है। ये तो जानते हैं भाषा से आ ही गया। इसमें अस्पष्ट शब्द होता है, अनावश्यक शब्द होता है। जैसे मान लो अगर कुछ अनावश्यक की बात करेंगे ना, अस्पष्ट, अनावश्यक, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। कोई ग्राफिक्स दिखाना, कोई संकेत हो गया जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ग्राफिक्स है, ये सब चीज़ें अस्पष्ट अगर है तो वो आपको परेशान करेगा। जैसे मान लो कि अर्थ संबंधी अवरोध भी होता है। इसी में अगर पहला देखें हम, अर्थ संबंधी अवरोध, ठीक है, अगर मान लो वर्तमान समय में खासकर अत्याधुनिक संप्रेषण माध्यम में ईमेल होता है, फैक्स होता है, ई प्रिंट होता है, अगर इसी में विविध भाषाओं में सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए अल्पभाषी को अनुवाद करना पड़ता है, ये आप जानते ही हैं। दोषपूर्ण अनुवाद होने के कारण भी अल्पभाषी को अनुवाद करना पड़ेगा, तो अगर जो कहना चाह रहा है वो वास्तविकता में रहेगा ही नहीं। दोषपूर्ण अनुवाद भी, इसको ले लो, ईमेल का दोषपूर्ण अनुवाद। अब बताओ, आपने कोई कहा था कुछ और, सामने वाले को समझ में आया कुछ और, अनुवाद कर दिया कुछ और, तो फिर क्या हो गया, अर्थ संबंधी अवरोध भी हो जाता है। दूसरा में कह सकते हैं कि खास करके उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग के बारे में बात होती है। उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, ठीक है, तो हाई और जो बिलो जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसकी भी बात कर सकते हैं आप इसको। तीसरे लेवल पे आता है कि पार सांस्कृतिक संप्रेषण, जो इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बात आ रही है। पार सांस्कृतिक संप्रेषण,
जैसे जब संप्रेषण में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद होती है तो क्या विभिन्नताएं, क्या समानताएं हैं, कैसे वो आपस में संवाद करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से संस्कृति के लोगों से संवाद करते हैं, इसी आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे दो संस्कृति का संस्कृति दो संस्कृति के लोगों के बीच संप्रेषण, तो क्या होता है, पार सांस्कृतिक संप्रेषण का ही एग्जाम्पल है ये। चौथा कह सकते हैं कि भाषा का अल्प ज्ञान होना, भाषा का अल्प ज्ञान होना। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ और मुझे चला गया, मैं मणिपुर या नागालैंड चला गया और वहाँ पर हम चीज़ों को टूटे फूटे तरीके समझ रहे हैं, तो फिर वो एक प्रकार का बाधा है। मुझे वहाँ के जो कल्चर, वहाँ का जो भाषाई लिंग्विस्टिक जो बाधाएं आएगी मेरे जीवन में आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ उस भाषा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता की बात करेंगे हम। सांस्कृतिक विभिन्नता, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक क्या है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों को, मान्यताओं को, मान्यताओं को जाने समझे, आकांक्षाओं को जानने के बारे में होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में रुक जाने का संदेश देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं कि रेड कलर दिखा देते हैं, तो हम लोग ट्रेन में भी देखते हैं या ट्रैफिक सिग्नल में भी देखेंगे कि आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, दिखाया जाता है। कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है तो भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे मान लो कि आप टेक्निकल भी कह सकते, तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होना, तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होना, ये भी एक प्रकार की क्या है कि आपको अवरोध पैदा करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर के हर वो चीज़ों को, खास करके संप्रेषण से रिलेटेड है, जितनी प्रकार की बाधाएं डेवलप होती है, उस बाधा को आपने क्या किया, देखने का काम किया। हम लोग उस बाधा के करीब हम लोग ये हर चीज़ों को देखे कि भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती है। हमने ये देखा कि मानसिक अवरोध और बाधाएं क्या होती है, उसमें क्या क्या समस्याएं विकसित होती है। हम उसके भी आगे देखिए कि भौतिक और यांत्रिक बाधाएं क्या होती है, खासकर रेडियो प्रसारण। जैसे आप गौर कीजिए कि अगर मान लो कि जैसे पहले का समय था जब टीवी चला करती थी ब्लैक एंड वाइट वाला, तो डिश टीवी होता था, तो उसमें क्या होता था कि एक टावर जैसे लगा होता था घर के ऊपर, और उस पर अगर मान लो गलती से कौवा आके बैठ गई, तो फिर कौवा या कोई पक्षी अगर आके बैठ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो टीवी का जो डिस्प्ले होता था मतलब धुंधला ब्लर सा हो जाता था। ठीक है, तो फिर वो कहता था घर के लोग क्या कि बड़े लोग बच्चे को जा करके कौवा को हटा करके आओ, ये भगा करके आओ। तो ये क्या है, आपका यांत्रिक या भौतिक बाधाएं के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधा को मैंने संगठनात्मक तौर पे भी देखा कि किस प्रकार के काम होता है। चलिए, इसी के साथ आप लोग क्लास से बने रहिए। ठीक है, हम आगे फिर से क्या करेंगे, अब जो नई चीज़ पढ़ेंगे, प्रभावी कक्षा संप्रेषण के जो सिद्धांत है, कुछ क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बने रहने के लिए। जाइए अपने मित्रों को भी शेयर कहिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी क्लास कीजिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, थैंक यू।